यूजुअली जब मैं प्रॉब्लम सिलेक्ट करता हूं मुझे कौन सी करवानी है ना, तो मैं पर्टिकुलरली वो प्रॉब्लम उठाता हूं जो ग्रुप में कभी किसी ने पोस्ट की होती है और जो मुझे लगता है हाँ ये क्वेश्चन तो सच में अच्छा था। तो I have picked one problem for you from your sheet. तो मैं क्विकली 2-3 प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं। Yes, this is E1 from exercise 1 part 2. Yes, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 की ये प्रॉब्लम है। उसमें आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि एक रिएक्शन है SO3 plus CO gives SO2 plus CO और इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 1/9। ये आज मेरे से आज ही किसी बच्चे ने फोन पे डिस्कस की थी, मुझे लगा यस आई शुड डिस्कस इट इन द क्लास। आपको उस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में ये चारों चीजें SO2 CO SO3 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये सब के 2 मोल्स हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है, यानी कि 0 टाइम पर मेरे पास इसके 2 मोल हैं। इसीलिए बच्चों मैं हमेशा आपको ये सलाह देता रहा हूं और देता रहूंगा, जब भी कभी आपके सामने ऐसे रिएक्शन लिखी होती है ना, तो माइंड में ये नहीं बिठाना एट टाइम t इक्वल टू 0 दिस इज प्रेजेंट दिस इज 0 क्या पता किसी क्वेश्चन में ऐसा ना हो। रिएक्शन लिख के दे दी उससे सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि आपको उसका k पता होना चाहिए या k निकालना है। माइंड में ये नोशन नहीं रखना 0 टाइम पर सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा, क्या पता 0 टाइम पर कोई प्रोडक्ट भी हो। मैं ऐसा एक एग्जांपल करवाऊंगा और शीट में अच्छा है। तो अगर मेरे पास 0 टाइम पर सबके 2-2 मोल है ना, इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन, ये सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, और अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो इसका Q K के बराबर होना चाहिए। और अगर मैं इसका Q वैल्यू चेक करूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO। और मुझे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है दिस 2 मोल्स आर टेकन इन 1 लीटर फ्लास्क, और आगे हमें कुछ ट्रू स्टेटमेंट्स प्रिडिक्ट करनी है। ट्रू स्टेटमेंट्स बाद में देखेंगे, पहले मैं क्वेश्चन के बारे में जो इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहता हूं वो नोट करो। मुझे सबके 2-2 मोल्स दिए थे। जब मुझे पता लग गया कि मेरे मिक्सचर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों हैं, इसका मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी में नोट करो, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब के सब प्रेजेंट है पहले ये चेक करो कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। उसके लिए उसका Q चेक करो, क्या Q K के बराबर है या नहीं। सो दिस इज कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो ये बन जाएगा 2 मोल इन 1 लीटर, 2 मोल्स इन 1 लीटर, 2 moles in 1 liter and 2 moles in 1 liter means this is 1 which is less than K which is 1/9. Oh sorry, more than तो अगर Q 1/9 से बड़ा है मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। यहां से आपको क्वेश्चन में समझ लगेगा कि क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना है, इधर से रिएक्शन इधर जा रही है। तो अब आप बोलोगे कि अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तब तक इसमें से X मोल्स डिकम्पोज कर चुके होंगे और इधर X मोल्स बन चुके होंगे। लेकिन यहां पे बच्चों से ये गलती होती जो मैंने इस वक्त लिख के दिखाया, अगर इधर से X मोल घटे और इधर X मोल बने, 2 मोल तो पहले से थे, तो टोटल मोल तो 2 + X हो गए। गलती नंबर 1, हमें हैबिट होती है रिएक्टेंट से इधर से X घटा, इधर से X घटा, इधर से X बना, इधर से X बना, क्योंकि माइंड में ये नोशन बैठा हुआ है रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए माइंड में जब भी कभी चारों चीजें आप मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब है ना, माइंड में ये नहीं मानना कि ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। वो रिएक्शन बताएगी, वो Q से Q का कंपैरिजन K से करने के बाद पता चलेगा रिएक्शन इधर जा रही है या इधर जा रही है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो ये मेरे लिए रिएक्टेंट है, ये मेरे लिए प्रोडक्ट है।
ठीक है, अगर मुझे ये पता लग गया कि ये रिएक्टेंट है क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो मैं इस क्वेश्चन को करते वक्त मेथड नंबर 1 इसको अब ऐसे लिख रहा हूं, SO2 प्लस CO2 गिव्स SO3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि रिएक्शन इससे ये बन रहा है, लेकिन मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है, तो इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम अब 9 बन चुका है। अब आप क्वेश्चन को इसके हिसाब से करोगे। अगर आपको क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में लिखना है, इसी फॉर्मेट में, मतलब ये राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, जिस स्टाइल में लिखा है ना, उसका K इक्विलिब्रियम फिर उसी फॉर्मेट में रहेगा। भले ही रिएक्शन इधर से कम हो रहे मोल्स और इधर जा रहे हैं, लेकिन जब आप इस रिएक्शन के लिए Q या K का एक्सप्रेशन लिखोगे, न्यूमरेटर में इसी को रखोगे जो राइट हैंड साइड में है, जो लेफ्ट में है उसे डिनोमिनेटर में रखोगे। फिर आप क्वेश्चन K के 1/9 मान के करोगे। लेकिन अगर आपको ये पता लग गया कि ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, और किसी ने कहा नहीं सर मैं इसको ऐसे लिख के करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप K को फिर 9 बना के सॉल्व करो। अब आप ये बोलोगे कि अगर इसके 2-2 मोल थे इनिशियली, तो इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इसके x मोल्स घटेंगे, तो इधर x मोल्स बनेंगे, और अगर x मोल्स बनेंगे तो 2 मोल पहले से। अगर इस रिएक्शन का Q या K लिखना है, तब आप 2 प्लस एक्स बाय 1, 2 प्लस एक्स बाय 1 अपॉन 2 माइनस एक्स बाय 1, 2 माइनस एक्स बाय 1 करोगे। मतलब जो राइट हैंड साइड में है वो न्यूमरेटर में, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो डिनोमिनेटर में। अगर आपने रिएक्शन को ऐसे लिखा हुआ कि SO3CO लेफ्ट में है और SO2CO2 राइट में है, भले ही रिएक्शन इधर से इधर जा रही है, पर आप K का वैल्यू नहीं बदलोगे और लिखोगे उसे इसी फॉर्मेट में। यानी कि अगर किसी ने इसके हिसाब से न्यूमेरिकल चलाना है, तो फिर वो लिखेगा कि Q विल बी 2 माइनस एक्स बाय 1 अपॉन 2 प्लस एक्स बाय 1, दिस इज 1/9। बोलो ये बात समझ में लगी या नहीं? क्या ये पॉइंट समझ में लगा या नहीं? अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। और अगर ये बढ़ रहा है ना, तो अगर उसकी इनिशियल क्वांटिटी कुछ भी है वो जोड़नी भूल मत जाना, ये गलती हो जाती है बच्चों से। और अगर आपने उसके Q का एक्सप्रेशन लिखना है, राइट हैंड साइड में जो होगा वो ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो नीचे रखना है। अगर आपने इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख लिया कि सर ये घट रहे हैं, जो घट रहा है वो रिएक्टेंट है, तो टेक्निकली तो ये करेक्ट है, इसमें कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। तो अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो फिर Q को प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है। और क्योंकि इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन इसका रिवर्स है, तो K रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, आंसर नहीं फिर डिफरेंट आएगा। अब जब नया इक्विलिब्रियम आएगा, एट न्यू इक्विलिब्रियम, दिस QC विल बिकम इक्वल टू KC एट न्यू इक्विलिब्रियम। यहां से अब आप 1/9 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, 1 मिनट। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिखा, सॉरी। मैं फिर बोर्ड सेट कर लूं। इनफैक्ट ये 9 से करना था, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। चाहे आप यहां से निकाल लो, एट न्यू इक्विलिब्रियम 1/9 है, तो x की वैल्यू 1 आ जाए। अब आप ये देख लेना कि क्वेश्चन के हिसाब से इक्विलिब्रियम पर इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, इसके 3 मोल, अकॉर्डिंगली आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना। सो मेरा सिंपल इतना पॉइंट था, रिएक्शन को अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबकी मात्रा क्वेश्चन में दे दी, तो पहला ये चेक करो क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। उसके लिए चेक करो कि उसका Q K के बराबर है या नहीं। अगर Q K के बराबर नहीं है, Q बड़ा है, और आपको पता है रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो जिसको आपने प्रोडक्ट माना है वो घटेगा, और जिसको आपने रिएक्टेंट माना वो बढ़ेगा।
अगर आप इसे घटा रहे हो, इसे बढ़ा रहे हो और आप रिएक्शन को इसी स्टाइल में लिखना चाहते हो, तो फिर इसको न्यूमरेटर में रखना क्यू के एक्सप्रेशन में, इसे डिनोमिनेटर में। अगर किसी ने ये कहा टेक्निकली नहीं सर मैं तो इसे रिएक्टेंट मानूंगा क्योंकि रिएक्टेंट घटते हैं टाइम के साथ प्रोडक्ट बनते हैं, मैं कहूंगा फिर रिएक्शन को ऐसे लिख के कर, फिर के को रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO2, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x by 2 है, जितना डिसोसिएट हुआ by 2 और x की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप क्या बोलोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO2 कितनी है? 1/2, 50%, 1/2 या 50%, one and the same thing. Can I erase? हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो? हाँ ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था, नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं? Can I erase? Okay. Exercise 1 part 2. This is E3. यहां लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन और यहां लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन, और ये एक लाइन खींची हुई है, इसके P पॉइंट पे कुछ पूछा है और ये बताया 75 डिग्री, और आपको बोला कि ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम is between butane and isobutane. मैं ये मान सकता हूं कि शायद आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला और आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला ना पता हो, पर अगर ये फॉर्मूला ना भी पता हो, आप इसको A मान लो और इसको B मान लो, तो भी आप क्वेश्चन तो कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना वो 1.73 है, और अब आपसे ये पूछें कि अगर किसी टाइम पे मिक्सचर P पॉइंट पे है, मिक्सचर को P पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट से हुआ है? 90% बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में क्यों डरते हैं? साइकोलॉजिकल डर, ग्राफ आ गया, ओ माय गॉड। कोई मुझसे ये कह दे कि इस इक्वेशन का tan थीटा निकालो, तो tan थीटा जो वैल्यू होगी, ये जितनी वैल्यू आ रही है, ये आइसोब्यूटेन की कंसंट्रेशन है, और बेस ये ब्यूटेन की कंसंट्रेशन है। अगर tan थीटा अगर मैं देखूं तो ये ब्यूटेन का कंसंट्रेशन है, और इसका जो y एक्सिस वाला वेरिएबल है वो आइसोब्यूटेन का कंसंट्रेशन है, तो tan 75 डिग्री क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन, और ये इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रेशो देखो, ये Q नंबर है और ये tan 75 है, जिसकी वैल्यू गारंटी से सबको पता होगी कि tan 60 से तो ज्यादा ही है, और tan 60 होता है √3 जो कि 1.732 है, जो कि Kc है। इसका मतलब इस रिएक्शन का Q K से बड़ा है, क्योंकि K नंबर क्वेश्चन में बोला 1.73 जो कि tan 60 डिग्री होता है, और tan 60 डिग्री डेफिनेटली छोटा होगा, tan 75 बड़ा होगा। इसका मतलब कि जो इस रिएक्शन का Q है वो K से बड़ा है, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी
ये घटेगा ये बढ़ेगा। और अगर इस नंबर को घटाना है, इसे घटाना है, तो नीचे आना पड़ेगा, और अगर इसे बढ़ाना है तो राइट में जाना पड़ेगा। तो जो पॉइंट जाएगा ये नीचे, लेकिन राइट में। अब ये बताओ ग्राफ में ये पॉइंट किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? वेरी ऑब्वियस। आई थिंक ये क्लियर है क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को भी डाउट है ना, भले मैं कुछ भी बोलूं, अब तो मुझे ये बताओ, जिसको इसमें डाउट है ना, बिना झिझक के बड़े प्यार से बताऊंगा, इत्मीनान से पूछो। यू वोंट बी फील एनी इंसल्ट। आप जिसको नहीं समझ लगा हक से पूछो। ओके ठीक है। ये जो tan थीटा है, ये तो पता ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये आइसोब्यूटेन की कंसंट्रेशन, और ये जो बेस है ये ब्यूटेन की कंसंट्रेशन। तो अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की कंसंट्रेशन लूं, तो ये मेरे लिए जो रेशो आएगी, ये इस रिएक्शन के हिसाब से ये आइसोब्यूटेन प्रोडक्ट, ये ब्यूटेन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो रिएक्शन कोशेंट है। और ये जो आंसर है वो 1075 के बराबर आएगा, जिसका आंसर जो भी आएगा 1.73 से ज्यादा आएगा। और अगर 1.73 से ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी कि Q नंबर K से बड़ा है, और अगर Q K से बड़ा है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बस ये पूछा है। क्या जिसने अभी हिम्मत करके मेरे से पूछा है, क्या उसको समझ में आया? यार वो समझ आया अभी? ओके, मैं नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब ये घटेगा ये बढ़ेगा, यानी कि ये रेशो को क्या होना पड़ेगा, छोटा बड़ा। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो ये घटेगा या बढ़ेगा? ये आइसोब्यूटेन है, ये ब्यूटेन, ये घटेगा और ये बढ़ेगा। तो इस ये रेशो छोटी होगी बड़ी होगी, तो Q घटेगा। सिंपल। अब इसमें एक और क्वेश्चन था, H5 करके। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है, नो डाउट, बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो बच्चों से बहुत कॉमन गलती होती है, तो इसलिए मैं इसको इतना बेकार नहीं मानूंगा जितना इसको। इसमें आपको एक रिएक्शन दे दी, पर माइंड में ये नहीं मान लेना कि स्टार्ट यहीं से हुआ, क्या पता स्टार्ट यहां से, वो तो क्वेश्चन पढ़ के बाद में डिसाइड करना। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फ्लास्क है, उस फ्लास्क में पहले से ही कुछ प्रेशर है अमोनिया का। अगर इस फ्लास्क में पहले से ही अमोनिया के कारण प्रेशर है, मतलब अमोनिया की मात्रा कुछ है, यहाँ पे अमोनिया डाली है कुछ, यानी कि इनिशियली ऑलरेडी आपके पास यहां पर कुछ मोल अमोनिया के, लेट इट बी ए मोल। अब इस फ्लास्क के अंदर ये डाल दिया गया, जैसे इसके अंदर ये डाला, ये डाल दिया बाद में, अब बोला है इनिशियली जब ये नहीं डाला था, इस फ्लास्क में अमोनिया के ए मोल के कारण इसका प्रेशर दिया हुआ है 280 है। अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड H2 व्हेन इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो यहां पर इस फ्लास्क में कितना प्रेशर होगा, बस। और Kp दिया हुआ है 3, Kp 3 है। अब यहां से क्या चीज देखने वाली है, मैं एक दो थॉट से क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले मैंने ये सोच रहा हूं, अगर ये डिसोसिएट करेगा
ये कुछ ना कुछ तो डिसोसिएट करेगा, क्योंकि H2S तो है ही नहीं ना। इस समय जब इस सिचुएशन में जीरो टाइम पे सिर्फ ये प्रेजेंट है, ये नहीं है, उस वक्त इस रिएक्शन का QP कितना होगा? QP विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, क्योंकि ये तो सॉलिड है, इसके लिए तो 1 आएगा। जीरो टाइम पर इस रिएक्शन के लिए H2S तो है नहीं, पर जीरो टाइम पर ये पहले से है मिक्सचर में। अब मुझे बताओ इसका QP कितना होगा? क्या CO2? ओ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, NH4HS। आई एम सॉरी, अच्छा हुआ बता दी, थैंक यू। हाँ, H2S तो उस वक्त है ही नहीं फ्लास्क में, इस वक्त QP कितना होगा जीरो टाइम पे? कितनी वैल्यू है? अमोनिया का प्रेशर है 2, H2S है ही नहीं, H2S का प्रेशर कितना रखूं जीरो टाइम पे? घबरा के जीरो, तो ये Q नंबर जीरो हो गया ना, तो Q K से छोटा है या बड़ा है? तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि Q K से छोटा निकला। Q 0 है, K 3 है, इसका मतलब Q जीरो टाइम पर जब ये सिर्फ प्रेजेंट है, ये तो था ही नहीं, तो उस समय हमारे लिए इस रिएक्शन का Q नंबर वो जीरो था, और क्योंकि Q K से छोटा है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो अगर इसकी कुछ भी मात्रा आपने, इसके लेट भी A मोल्स अगर आपने मिक्सचर में डाले, मैं अमोनिया के A' मोल मान लेता हूं, इसके A मोल, तो अगर आपने इसके A मोल्स डाले तो इसके अगर X मोल डिकम्पोज हुए, इसके X मोल्स और इसके X मोल्स बनेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में X मोल्स इसके और X मोल्स बनेंगे, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर की रेशो भी 1:1 होगी, क्योंकि मोल्स की रेशो 1:1। पर यहां पे हमें यह ध्यान में रखना कि अमोनिया के पहले से कुछ प्रेशर था, तो अमोनिया का अगर A' मोल थे, तो अब फाइनल इक्विलिब्रियम पे तो A' प्लस X मोल हो गए ना। इनिशियली अगर अमोनिया के कारण इस फ्लास्क में पहले से कुछ न कुछ प्रेशर, मतलब ये 2 ATM इज बिकॉज ऑफ A' मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसका मतलब कि A' मोल्स में X मोल्स और बन गए अमोनिया के। फाइनली फ्लास्क में इक्विलिब्रियम आने पर अगर इसके A' प्लस X मोल्स हैं और इसके X मोल्स हैं, तो इनके मोल्स की रेशो में ही इनका पार्शियल प्रेशर होगा। मानते हो या नहीं? तो मैं ये लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया is to partial pressure of H2S will be same as A plus X is to X। और अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? KP3। KP अगर 3 है तो मैं इसको लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम इज 3। अब जरा ध्यान से देखना, अगर इस पूरी फ्लास्क का वॉल्यूम V वॉल्यूम हो और टेम्परेचर T हो, क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर H2S के X मोल्स बने, X मोल्स, तो जो पार्शियल प्रेशर H2S का होगा वो होगा X इंटू RT/V। बोलो बच्चों, H2S का पार्शियल प्रेशर इतना होगा। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की बात लिखूं तो वो ये आएगा ना 2 प्लस X इंटू RT/V। इसके 2 प्लस एक्स, नहीं A' प्लस एक्स, A' प्लस एक्स। एग्रीड और नॉट? क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं A' RT/V प्लस X RT/V? बोलो। इट मींस अगर H2S का पार्शियल प्रेशर मैं नाम रख दूं P1, तो ये पूरा नंबर P1। अगर मैं इस पूरे का नाम रख दूं P1, तो इस पूरे का नाम है P1। और A' RT/V की वैल्यू
2 ATM हो गए, क्योंकि जीरो टाइम पर अगर जितने A' मोल थे, A' मोल के कारण जो प्रेशर था वो 2 था। बोलो ये बात समझ लगी या नहीं, बताओ। तो क्या मैं सीधा बोल देता हूं, जब इक्विलिब्रियम आएगा इसका जो भी प्रेशर होगा P1, इसका प्रेशर P1 में 2 ATM ज्यादा होगा। ये देखो, अगर ये P1 है तो ये P1 + 2 है ना, बोलो। तो ये मैंने आपके लिए इतना लंबा लिखा, पर अब आप हमेशा ये चीज सोच के चलना, जब आपको पता है कि ये 1:1 रेशो में बनेंगे, 1:1 रेशो में बनेंगे, तो अगर इसका P प्रेशर बनेगा तो इसका भी P प्रेशर बनेगा। मैं नहीं चाहता कि अब आप बार बार इतनी लंबी चीजें करो। आप सीधा बोलोगे कि सर जब ये सॉलिड डीकंपोज करेगा तो ये 1:1 रेशो में अमोनिया H2S बनाएगा। तो इस मिक्सचर में अमोनिया और H2S कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। तो जिस रेशो में ये 1:1 रेशो में अगर बन रहे हैं ना, तो इनका पार्शियल प्रेशर भी 1:1 रेशो में रहेगा। तो अगर इसका प्रेशर P1 बनेगा, इसका भी P1 बनेगा ड्यू टू दिस डीकंपोजिशन। पर क्योंकि पहले से 2 ATM अमोनिया का था, तो अब फाइनल प्रेशर अमोनिया का P1 + 2 होगा। बोलो ये बात मानते हो या नहीं? अगर नहीं मानते तो यहां से समझ लो। एनी डाउट अप टू हियर? एनी डाउट अप टू हियर? अब Kp की इक्वेशन में पुट कर दो, जब इक्विलिब्रियम आएगा Qp Kp होगा। और Kp की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 3। तो इसका पार्शियल प्रेशर इंटू इसका पार्शियल प्रेशर, तो ये बन जाएगा P1 + 2 इंटू P1 इक्वल टू 3। एंड यहां से अब सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। P 1, और अगर P1 की वैल्यू 1 आ गई तो इसका प्रेशर है 3 ATM और इसका प्रेशर है फिर 3 ATM। तो इसका प्रेशर 3, इसका प्रेशर 3 हो जाएगा। और यही पूछा अब आपसे, टोटल प्रेशर बताओ या इनका पार्शियल प्रेशर बताओ। इसका पार्शियल प्रेशर विल बी 1 ATM और इसका पार्शियल प्रेशर विल बी 3 ATM। क्या ये क्वेश्चन किसी से अपने आप हो गया था? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। जिनसे ये क्वेश्चन अपने आप हो गया वो जेईई मेंस के लिए तो बड़ी सेफ जोन में है। वेरी वेरी गुड। अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 9 एंड 10। अगर ये 9, 10 में अगर क्लास में करवा रहा हूं तो नेवर एवर एक्सपेक्ट, ग्रुप में तो कभी भूल के पोस्ट भी मत कर देना, फिर आप मेरे से ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछोगे जो मैं कुछ लोगों को बाय मिस्टेक बता चुका हूं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 I1 I4 I3 एंड I4। अगर ये आपसे हो चुके हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कभी भी दिमाग में ये टेंशन मत रखना, जिनसे भी ये हो गए, यार सर हमारा टेस्ट का सिलेबस नहीं तैयार, कल टेस्ट है, इसका मतलब आपका माइंड ऑलरेडी इतना IQ है कि आपके सामने नई प्रॉब्लम आएगी, आप सॉल्व कर लोगे। जिन्होंने अगर ये कर लिया होगा, जिसने भी कर लिया होगा, क्या किया किसी ने, देखो जरा शीट में, अगर मुझे भी बताओ, मेरा भी मोटिवेशन होता है। वेरी गुड, शाबाश, गुड। हाँ, वेपर डेंसिटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड, शाबाश, ये होने ही चाहिए थे। और मैं उस टाइप का टीचर हूं, मैं एयरटेल वोडाफोन के कस्टमर केयर की तरह तो नहीं हूं।
कि तुम मुझे कोई भी क्वेश्चन बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन, और मैं बड़े प्यार से बता दूंगा। पहले तो मुझे डांटना ही होता कितना इजी क्वेश्चन पूछा कैसे, क्योंकि मैं नहीं इस थ्योरी में बिलीव करता स्टूडेंट की फीडबैक, स्टूडेंट नाराज और भाड़ में जाए। क्योंकि मुझे इतना पता है जिसको मेरे से सीखना ना वो सीख ही लेगा, और जिसको अपनी रिस्पेक्ट बड़ी प्यारी होती है वो कभी किसी से जिंदगी में नहीं कुछ सीख सकता। इसलिए जो क्वेश्चन किसी स्टूडेंट से होने चाहिए वो तो होने ही चाहिए, फिर रो के करो हंस के करो। हर चीज मैंने ही अगर बता दी फिर आपके तो जड़े मैं काट रहा हूं, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा टीचर साहब बताता है। इसीलिए मैं कभी डिस्कशन नहीं करता लाइव क्लास में बच्चों से। मुझे ये थ्योरी बहुत ही बेकार लगती है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो बच्चा बताता जाए करते जाओ। एम आई रॉबर्ट? बल्कि मुझे बोलना चाहिए 5th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई, क्या किया था तूने, कितना किया, तूने क्या सोचा उसके बारे में। ये होता है डिस्कशन। अच्छा तू कहां अटका, थोड़ा सा हिंट दे फिर मैं थोड़ी हेल्प करता हूं। ये होती है टीचिंग। वो तो जॉब करना हो गया, जो बोलते गए बताते गए करते गए। देखना ही नहीं कि इस क्वेश्चन को तो पूछना ही नहीं चाहिए था उससे। इसलिए मेरे को इतना पता, मैं सिखाता हूं। मैं जॉब, टीचिंग वाली जॉब अगर मैं कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, मैं पढ़ा तो सारे रहे हैं। इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में कभी भी मुझे लगा कि ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं बताना चाहिए, सीधा बोल दूंगा मैं नहीं बता रहा, कर लो जो करना है, भरो 0 फीडबैक, कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है मेरे इसी अप्रोच से जब 2 साल बाद सिलेक्शन होती है, स्माइलिंग वे में बच्चे सामने से आते हैं ना, बड़ा मजा आता है। ऐसे लगता है कि जॉब के साथ मैंने इनजस्टिस नहीं किया। तो इसलिए ये क्वेश्चन भूल के भी नहीं मेरे से पूछने, खासकर मैंने इन क्वेश्चंस के लिए ही ये क्वेश्चन करवाने लगा। इसको चाहो तो क्वेश्चन को प्रॉपर नोट भी कर सकते हो। For this equilibrium, observe the vapor density of N2O4 is 40 at 350 Kelvin. Calculate its percentage dissociation. Of N2O4 at 350 Kelvin. पहली बात तो कभी भी ना इस चीज से डरना नहीं। जब उन्होंने बोला ना ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर की वेपर डेंसिटी। वो भले ही आपको लगेगा सर ऑफ N2O4 लिखा है, जब ऑब्जर्व्ड लिख दिया ना तो ये N2O4 की वेपर डेंसिटी इतनी लग रही है। अगर कोई पूछे N2O4 की वेपर डेंसिटी वो क्या है, एक्चुअल में N2O4 की वेपर डेंसिटी जो इसका मोलर मास है N2O4 का वो बाय 2 है। ये है इसकी वेपर डेंसिटी एक्चुअल में। और N2O4 का मॉलिक्यूलर मास 14 to the 28 plus 16 into 4 40 64 by 2 92 by 2 46 है। इतनी होनी चाहिए इसकी एक्चुअल में। तो ये है, अगर उसकी वेपर डेंसिटी 40 दिख रही है मतलब ये नकली N2O4 है, मतलब ये प्योर N2O4 नहीं है। और अगर वो प्योर N2O4 नहीं है तो उसमें N2O4 में NO2 की मिलावट है, यानी कि ये मिक्सचर की वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले ये देखो कि N2O4 की वेपर डेंसिटी होनी कितनी चाहिए, होनी इतनी चाहिए, है इतनी, इसका मतलब ये N2O4 की है ही नहीं। फिर किसकी है, N2O4 और NO2 के मिक्सचर की है। इसका मतलब ये वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड ऑफ द मिक्सचर है। और फिर एक रिलेशन कॉपी में लिखा था कुछ ऐसा, D/1 + n-1 अल्फा कैपिटल D/D करके एक न्यूमेरिकल किया था क्लास नोट्स में, खोल के देखो। एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसके लिए ग्राफ बना के स्लोप निकाली थी, चेक करो अपने नोट्स में है ऐसा क्वेश्चन। अब मुझे उसमें ये बताओ
ये कैपिटल डी बाय स्मॉल डी था या स्मॉल डी बाय कैपिटल डी था, वो चेक करो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सिंबल है। क्या था वो? कैपिटल बाय स्मॉल। इसका मतलब ये जो स्मॉल डी है ना, ये थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी है और ये ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि किसी भी झंडूबाम को पता होगा कि यहाँ पे n कैसे निकालना है। सिखाया था n कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बाय कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, n is 2 by 1. So if n is 2, this become 1 plus alpha is capital D by D, और observed vapor density जो है वो 40 है और theoretical vapor density होनी चाहिए 46। तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालो और वही क्वेश्चन में पूछा परसेंटेज डिसोसिएशन। फिर कोई कहेगा कि सर इतना क्वेश्चन इतना इजी था, आपने करवाया क्यों क्लास में? इसलिए करवाया क्योंकि अब इस क्वेश्चन से रिलेशन में क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो फिर मेरा वाला फंडा याद आना चाहिए, होमोजेनियस रिएक्शन को अल्फा पता, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का अगर मालूम है तो फिर हमने रिलेशन डिराइव किया था केपी पी अल्फा में। तो मुझे जल्दी से इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए डिराइव ए रिलेशन बिटवीन अल्फा केपी एंड पी एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन है, ये डिराइव करके दो जो हमने एक्स्ट्रा क्लास में मॉर्निंग क्लास में जो प्रैक्टिस की थी। डिराइव ए रिलेशन बिटवीन अल्फा केपी एंड पी, इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर। Derive this relation between alpha, Kp and P. क्या? दोबारा बोलो। Is what alpha? ओके, चेक करो बाकी सबका भी आ रहा है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में, हाँ, अब अगर इस क्वेश्चन में अल्फा आप निकाल चुके हो तो फिर क्वेश्चन में अगर केपी गिवन हो जाए तो फिर कैपिटल पी पता होना चाहिए, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा। इसकी एप्लीकेशन यहां पे जाके एडवांस के क्वेश्चन में जाएगी। अगर क्वेश्चन में आपको पता लग गया अल्फा कितना, अल्फा आपने देख लो कैसे निकाला, क्योंकि इसमें डीकंपोजिशन हुई है। डीकंपोजिशन का क्वेश्चन आ गया तो अल्फा हमेशा थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी से निकालोगे। और एक बार अल्फा की वैल्यू मिल गई तो केपी और पी का रिलेशन लगा के आप यहां से देखोगे कि भाई केपी अगर गिवन है और अल्फा गिवन है तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा। और अगर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम और अल्फा क्वेश्चन में गिवन है तो फिर केपी निकालोगे। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सपोज ऐसे आ जाए जैसा कि I1, I2, I3 वाले सेक्शन में मिलेगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.1 at 0.1 when alpha is
6/40. What is P total when alpha is 3/10? अब उन्होंने आपसे पूछा कि जब अल्फा इतना है तो टोटल प्रेशर इतना, और अगर टोटल प्रेशर कितना होगा जब अल्फा की वैल्यू बदल गई। तो मैं रिवाइज करवा दूं, मैंने क्लास में ये चीज बोली थी, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा केपी नहीं चेंज होगा। इसलिए अगर प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज हो रहा है तो अल्फा बदलेगा। तो उन्होंने क्वेश्चन बोला कि अल्फा 6/40 है, अब 3/10 हो गया। तो बताओ अगर इनिशियली टोटल प्रेशर 0.1 था, अब फाइनल टोटल प्रेशर कितना है? तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट ये देख सकते हो कि अल्फा जो है वो प्रेशर के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप एज एन अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, अप्रोक्सीमेटली। तो अब आप ये इक्वेशन लगा सकते हो, अल्फा फाइनल अपॉन अल्फा इनिशियल इज पी इनिशियल बाय पी फाइनल का स्क्वायर रूट। टेक्निकली क्या करना चाहिए, 6/40 अगर अल्फा है और टोटल प्रेशर 0.1 है, यहां से केपी निकालना चाहिए। फिर नई इक्वेशन में सेम केपी पुट करके अल्फा की वैल्यू ये रखे, फिर पी निकालना चाहिए। टेक्निकली वो करना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूं मान लो मैं जल्दी जल्दी आंसर निकालना है और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो, तो फिर उस केस में मैं इस रिलेशन को लगाऊंगा, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। तो पी इनिशियल बाय पी फाइनल का स्क्वायर रूट विल बी अल्फा फाइनल बाय अल्फा इनिशियल। पर ये पी कौन सा है, टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। टेक्निकली क्या करना चाहिए, अल्फा 6/40, टोटल प्रेशर 0.1 रखे, केपी निकालो, केपी चेंज नहीं होता। अब दोबारा से इस इक्वेशन को यूज करो जिसमें केपी आप निकाल चुके हो, पर अब की बार अल्फा 3/10 और फिर वहां से टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकालो। ये स्टाइल आपके एक्सरसाइज ये वाले क्वेश्चंस में था। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? हो जाएगा ये क्वेश्चन? अब मुझे आंसर नहीं आया। बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ विद इन 2 मिनट्स। राइट डाउन ए क्वेश्चन और इसका आंसर तुरंत चाहिए मुझे। ये नहीं कि शीट से देख के बता दो। वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 एट सर्टेन टेम्परेचर is 30.67. Calculate alpha of N2O4 और ये रिएक्शन गिवन है। बताओ भाई। ओके हाँ जी, क्या आ रहा है? ओके पहले ये चेक करो N2O4 की वेपर डेंसिटी होनी कितनी चाहिए? 46 और ये 30.67। तो क्या ये प्योर N2O4 की वेपर डेंसिटी है? नो। फिर ये किसकी वेपर डेंसिटी? नो, मिक्सचर की। यस, NO2 एंड N2O4 मिक्सचर की। तो जो मिक्सचर की डेंसिटी है दैट इज ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। तो हमारा रिलेशन क्या है?
theoretical vapor density upon 1 plus n minus 1 alpha is observed vapor density of the mixture. तो this is 30.67, this is 46 और यहां से अल्फा निकालो, n की वैल्यू 2. ये क्लियर है 46 में क्यों लिख रहा हूं? क्या ये क्लियर है सबको? N2O4 का मॉलिक्यूलर मास इज 92, तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास का हाफ कर दो तो ये रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी आएगी, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी. ओके, अब एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का, विच इज क्वेश्चन नंबर 11. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है. और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11, 15 नहीं, 11 एंड 13. दिस इज गुड क्वेश्चन, दिस इज एवरेज. अच्छा क्वेश्चन है पर एग्जाम के पूछने लायक है. ये 3 क्वेश्चन जरूर करके देखना आज के आज कि आपसे होते हैं या नहीं. ये 3 क्वेश्चन जरूर चेक करके देखना. और इसी तरह एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में ऑनलाइन जेईई मेंस में क्वेश्चन नंबर 14. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. इनको ट्राई करके आपने देखना क्या ये आपसे हो रहे हैं. अगर ये हो गए चारों तो आराम से बिंदास होके चलना कि केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा तैयार है. बहुत बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड. 13 और 14. अब ये 11 वाला भी ट्राई करना, लेकिन आज के आज करना, बिकॉज आई एम एक्साइटेड टू नो किसका हो गया. पर सीधा इंप्रेशन मारने के लिए नहीं, ऑनेस्टली से हुआ तभी बताना. Okay, now I am going to start the present topic, Lee Chatelier principle. Heading now, effect of volume. इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में पहले अपनी कॉपी में नोट्स की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लिखो. इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन one of the product, one of the substance in reaction mixture is gaseous. That is, delta Ng is non-zero. In case every substance is in aqueous phase, then we consider effect of change in volume as dilution or increase in volume of solution.
ओके 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 कोई नहीं, मैंने अभी क्वेश्चन में लेफ्ट में कोई काम का है भी नहीं, ये जितना है ना ये है सारा। नहीं नहीं, बस आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, वो कोई क्वेश्चंस नहीं है। हैव यू नोटेड बच्चों? एक्चुअली क्या होता है, जब भी कभी क्वेश्चन में आएगा ना वॉल्यूम का इफेक्ट, वो पता क्या करेंगे, आपसे ये पूछेंगे कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, मान लो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, और अब आपसे पूछा है बताओ अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। तो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले अपने माइंड को ये पूछना है वॉल्यूम कैसे बढ़ाया, वॉल्यूम कैसे घटाया। वॉल्यूम को चेंज करने के दो तरीके। अगर आपके पास किसी भी रिएक्शन में कोई भी एक सब्सटेंस गैस फॉर्म में, चाहे रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, लाइक दिस समथिंग इज इन द गैस फॉर्म, समथिंग इज इन द गैस फॉर्म, ऐसे केस में अगर उन्होंने बोला ना कि हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम घटा दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये इमेजिन करना कि जिस कंटेनर में आपने गैसेस रखी हैं इसकी वॉल्स फ्लेक्सिबल है, और अगर इसकी वॉल्स फ्लेक्सिबल है तो अगर आपने इस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसका मतलब कि गैस का मिक्सचर एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि गैस का अंदर का प्रेशर घटाया जा रहा है। यानी कि किसी कंटेनर में मिक्सचर का प्रेशर का घटना बेसिकली वॉल्यूम की एक्सपेंशन होगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सो वॉल्यूम को चेंज करने का मतलब ये हो गया कि आप अंदर वाले मिक्सचर में, जिसमें कम से कम कोई एक कंपोनेंट गैसेस में हो, उसके प्रेशर में चेंज आ रहे हैं, तभी वो कंटेनर एक्सपैंड कर रहा है या कंप्रेस हो रहा है। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए कि वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज्ड, वॉल्यूम हैज बीन डिक्रीज्ड, तो उसके दो मतलब हैं, या तो आपने बाहर से प्रेशर लगाया और ये कंटेनर दब गया, पर जब ये कंटेनर दब गया तो अंदर मिक्सचर तो उतना ही है, अब उसमें उसका वॉल्यूम, मतलब क्योंकि वॉल्यूम तो घटा दिया आपने, तो इसका मतलब उस इंस्टेंट पे अंदर प्रेशर ज्यादा हो चुका। यानी कि अगर मिक्सचर का मतलब अगर इस फ्लास्क का वॉल्यूम घटा, मतलब अंदर का प्रेशर बढ़ा, और अगर किसी ने ये कहा कि हमने बाहर से प्रेशर कम कर दिया तो ये कंटेनर एक्सपैंड कर गया, यानी कि अंदर का प्रेशर भी घट गया, इसलिए वॉल्यूम बढ़ गया। This is one method by which you change the volume. Second method, no component is gas in your reaction, like here, but you have a solution. अगर कोई कहे कि मैंने इस सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करना है, तो या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा, दो ही ऑप्शन है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर बढ़ाना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने शुरू से आपको चैप्टर में बोला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, हम इस पार्ट को इग्नोर करके चले हुए, बताया ना हमेशा, याद है? बताओ,
solute का volume is negligible with respect to solvent because we are every time talking of dilute solution because dilute solution behave ideally. अब अगर मुझे इस सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाना हो यानी कि सॉल्वेंट बढ़ा दूं यानी कि इसमें पानी मिला दिया यानी कि डाइल्यूट कर दिया डाइल्यूशन, तो जब भी किसी क्वेश्चन में आ गया व्हाट विल हैपन टू द शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम वेदर इट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड इफ वी डाइल्यूट इट. डाइल्यूट करने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाया जा रहा है यानी कि वो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम है जब भी डाइल्यूशन वर्ड है. और अगर किसी ने कहा कि नहीं मैं इसमें से ना पानी कम करना चाहता हूं, मुझे एक बात बताओ, चीनी अगर मैंने पानी में घोल के रखी है, चीनी पानी में घुली हुई है और मुझे पानी को कम करना है, क्या तरीका है? हीट कर दो, पर हीट करना अलाउड नहीं है क्योंकि हीट करोगे वो टेम्परेचर का इफेक्ट है. टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि के नहीं बदलना. एडिंग चीनी, पर चीनी का वॉल्यूम तो इग्नोरेबल है तो वो भी नहीं कर रहे क्योंकि अगर आप चीनी डाल रहे हो ना तो मैं बोलूंगा आप चीनी की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, वो कल वाला टॉपिक. पानी मिलाओगे तो फिर डाइल्यूशन हो गया, वॉल्यूम बढ़ेगा. घटाने का तरीका बताओ. वॉल्यूम एक ही तरीका है, एक ही. अच्छा प्रेसिपिटेट करोगे तो कौन प्रेसिपिटेट होगा? पानी प्रेसिपिटेट होगा. चीनी प्रेसिपिटेट होगी ना, चीनी प्रेसिपिटेट करेगी ना. अगर चीनी प्रेसिपिटेट करेगी तो फिर सॉल्यूशन में चीनी की कंसंट्रेशन कम हो रही है, वो कल वाला टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस. किसी ने कहा प्रेशर चेंज कर दो, क्या ये गैस है? कमाल करते हो. गैस है क्या यहां पे? कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, सॉल्यूशन को गर्म करना. क्योंकि सॉल्यूशन को गर्म करने से सॉल्वेंट उड़ेगा, पर वो अलाउड नहीं है. टेम्परेचर नहीं चेंज करना क्योंकि के बदल जाएगा. इसलिए बाय डिफॉल्ट जब भी किसी सॉल्यूशन में उन्होंने कहा ना वॉल्यूम चेंज कर दिया, बाय डिफॉल्ट है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यानी कि आपने पानी और मिला दिया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं वॉल्यूम घटाने का. क्या ये बात समझ में आई या नहीं? अगर आप सोच रहे हो कि इसमें चीनी मिला दो, मैं कहूंगा यार आप तो चीनी की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, वो तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट है. फिर अगर किसी ने कहा नहीं इसमें से ना एक काम करते हैं, इस पे प्रेशर बाहर से लगा देते हैं, क्या ये गैस है? अगर किसी ने कहा कि सॉल्वेंट कम करने का तरीका से बॉयल करो, मैं कहूंगा बॉयल नहीं करना क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं करना, के बदल जाएगा. इसलिए जब भी किसी क्वेश्चन में जब ऑल सब्सटेंसेस आर इन लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म, when you have a mixture of more than one मतलब component and it's a solution, वॉल्यूम चेंज करने का इफेक्ट है पानी मिलाना यानी कि डाइल्यूट करना. और अगर कोई भी कंपोनेंट गैस है, गैस, तो फिर उस केस में गैस का वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हो या गैस का वॉल्यूम घटा रहे हो तो फिर इसका मतलब आप गैस के प्रेशर से खेल रहे हो. तो जब आप भी कभी वॉल्यूम का चेंज करोगे वो इनडायरेक्टली प्रेशर चेंज हो रहा है गैस के केस में. और अगर आप सॉल्यूशन के केस में वॉल्यूम चेंज करो फिर डाइल्यूट कर रहे हो आप सॉल्यूशन. यस आर्यन? और क्रिस्टलाइज हो गए फिर तो वो प्रेसिपिटेशन, वो सैचुरेशन, वो सॉल्यूशन में आप प्रेसिपिटेट्स बनवा रहे हो, उससे सॉल्यूट बाहर निकल गया. सॉल्यूट का वॉल्यूम तो हर समय हम निग्लेक्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन के सामने. हम तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम बोलेंगे अभी उतना ही है. जब आपने किसी के प्रेसिपिटेट बनाए, सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में से बाहर निकाल दी और जो भी सॉल्यूट मिला वो सॉलिड फॉर्म में मिला प्रेसिपिटेट, और सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वो भी नहीं हो सकता प्रेसिपिटेशन वाला फंडा. नाउ अब ध्यान से सुन, पहले मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आंसर निकालने की. आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, अगर इस मिक्सचर, जिस रिएक्शन मिक्स मतलब जिस फ्लास्क में, जिस कंटेनर में हम ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे देख रहे हैं, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा दे या घटा दे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी. अब देखो कैसे सोचना. सबसे पहले इसके लिए QC का एक्सप्रेशन लिखना. जब भी कभी क्वेश्चन में आ गया वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम घटा दिया, तो QC का एक्सप्रेशन आप इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ CO2
और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कैसे लिखोगे? मोल्स ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम। और अगर ये रिएक्शन इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है तो QK के बराबर है, और अगर ये QK के बराबर है और इनिशियली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अब आपने जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो आपने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। बताओ वॉल्यूम बढ़ने से Q क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? Q घटेगा। किससे? Q किससे घटेगा? K से। और अगर Q घट गया K से वॉल्यूम बढ़ाने पे, इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम and we decreases the Q, what will happen if Q is less than Kc? What will happen? Reaction will move in forward direction. बोलो मानते हो या नहीं? बताओ। अगर हमने क्वेश्चन में ही आया वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर दिया तो Q घट गया, अगर Q घट गया K से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यस और नो? और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो CO2 के मोल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, जिस मोमेंट पे मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया था, ये CO2 की कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन घट गई थी बढ़ गई थी? CO2 की कंसंट्रेशन घट गई थी। और कल आपने पढ़ा था अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घट गई तो कल वाले मेथड से बताओ, अगर इसकी कंसंट्रेशन घट गई तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अगर वॉल्यूम बढ़ गया और ये कंसंट्रेशन है CO2 की कंसंट्रेशन घट गई, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घट गई तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। तो बेसिकली आप इसे कल वाले मेथड कंसंट्रेशन से भी देख सकते हो, पर मैं सलाह दूंगा वैसे नहीं देखना जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको कभी भी क्वेश्चन बोलूंगा ना, कंसंट्रेशन हैज बीन इंक्रीज्ड, तो कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाना है तो दो तरीके हैं, या तो वॉल्यूम घटा दो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, या मोल्स बढ़ा दो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसलिए जब कभी किसी सवाल में उन्होंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, पर ये नहीं बताया कि कंसंट्रेशन आपने बढ़ाने के लिए किया क्या, वॉल्यूम से खेले या मोल से खेले। तो बाय डिफॉल्ट मानना है कि आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे, मोल्स ही चेंज कर रहे हो, जो कल पढ़ रहे थे हम। क्या मेरी ये बात समझ में लगी है या नहीं? अगर किसी ने कहा ना कि हमने किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन चेंज कर दी, तो क्वेश्चन ये कि कंसंट्रेशन कैसे चेंज की, वॉल्यूम बदल के या मोल बदल के? तो क्वेश्चन ये आएगा, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कंसंट्रेशन को बदलने का तरीका क्या अपनाया, तब तक बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि मोल्स चेंज किए होंगे। और यदि क्वेश्चन में ये आ गया वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, फिर तो क्वेश्चन बहुत क्लियरली पूछा, तब आप बोलोगे कि वॉल्यूम को अगर आपने बढ़ाया, यानी कि जिस फ्लास्क में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम के बढ़ने से Q घट जाएगा, और अगर Q घट गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अब ये बताओ, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng जो मैंने आपको तब सिखाया था Kp अपॉन Kc's RT, Kp अपॉन Kc's RT रेस पर डेल्टा Ng कितना? 1। इज दिस नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव? डेल्टा Ng। तो ये सीधा शॉर्टकट अब रख लेना, जिस रिएक्शन में डेल्टा Ng पॉजिटिव होगा वहां का Q वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, Q घटेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। जब भी किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng पॉजिटिव नंबर होगा तो Q विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपको यकीन नहीं ना आता, अभी देखो एक और एग्जांपल। ये देखो, मुझे इस रिएक्शन के लिए बताओ, पहले इस रिएक्शन के लिए बताओ डेल्टा Ng क्या है?
डेल्टा एन जी 2, 3 + 1 -2 2 विच इज पॉजिटिव नंबर। अगर मैं इसका क्यूसी लिखूं, क्यूसी कैसे लिखोगे? मोल्स ऑफ N2 बाय वॉल्यूम रेज टू पावर 1, मोल्स ऑफ H2 बाय वॉल्यूम रेज टू पावर 3 अपॉन मोल्स ऑफ अमोनिया बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क रेज टू पावर 2। ओवरऑल मुझे बताओ Q की प्रोपोर्शनैलिटी वॉल्यूम के साथ कैसे आ रही है? कहां, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? आ रही है ना डिनोमिनेटर में, बताओ, बोलो, आ रही है ना? ये क्यों आ रही है वॉल्यूम में डिनोमिनेटर में? क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी पॉजिटिव। अगर अब आपको किसी ने कहा ना ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद हमने इस रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम घटा दिया, तो अब बताओ अगर ये रिएक्शन इनिशियल इक्विलिब्रियम पे थी तो क्यों इनिशियली के था? अब अगर आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मान लो वॉल्यूम घटा दिया वॉल्यूम घटाने से क्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर क्यू बढ़ गया, सो इफ वी डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, which mixture? Gaseous mixture, Q will increase। अब बताओ रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। अब रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू कर देगी। पर प्लीज मेरी ये बात सुनो ध्यान से, जैसे ही आपने ये वॉल्यूम बढ़ाया था, वॉल्यूम बढ़ा दिया था, तो जब फ्लास्क में N2 H2 अमोनिया तीनों एक ही फ्लास्क में है और आपने पूरी फ्लास्क का वॉल्यूम बड़ा कर दिया, तो सबकी कंसंट्रेशन कम हो गई ना? इसकी भी कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी भी कम होगी, इसकी भी कम होगी, क्योंकि फ्लास्क का वॉल्यूम सबके लिए बढ़ गया ना, किसी एक के लिए तो नहीं ना? बोलो। इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चन को कभी नहीं इस लैंग्वेज में पूछेंगे। व्हाट विल हैपन इफ कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर इज डिक्रीज्ड? क्योंकि मिक्सचर पूरे की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का एक ही तरीका है, वॉल्यूम के साथ खेलना। अगर क्वेश्चन में ये कहा होता कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इंक्रीज्ड, अब अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है तो दो तरीके हैं, मोल्स बढ़ा दो या वॉल्यूम घटा दो। पर अगर वॉल्यूम घटाओगे वो तो सबके लिए घटेगा, क्योंकि सारे एक ही फ्लास्क में। बोलो। इसका मतलब अगर उन्होंने ऐसे बोला कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इंक्रीज्ड, इसका मतलब वो वॉल्यूम से छेड़खानी नहीं कर रहे, वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हाइड्रोजन के मोल डाल रहे हैं। फिर कल वाला पॉइंट आएगा जो पहला पॉइंट कल पढ़ा रहा था आपको। बोलो वो बात आपके भेजे में गई या नहीं? अगर उन्होंने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज डिक्रीज्ड, पूरे मिक्सचर की कंसंट्रेशन घट गई, इसका मतलब उन्होंने हर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन घटाई है, विच इज बेसिकली ऐसे बोलना नहीं चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर। कंसंट्रेशन तो हर कंपोनेंट की होती है, मिक्सचर की कोई कंसंट्रेशन, ये सेंसलेस वर्ड है। बट कई बार अगर ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ ले तो आपने मार्क्स लेने के लिए ये नहीं कहना क्वेश्चन चैलेंज है, क्वेश्चन गलत है। आप बाय डिफॉल्ट मानोगे अगर वो कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं, इसका मतलब वो फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ा के हर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अगर वो आपने कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लैंग्वेज बोले। जनरली वो कभी ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलते, वो हमेशा क्लियरली क्वेश्चन बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज डिक्रीज्ड, वो क्लियरली ऐसा बोलेंगे। पर वॉल्यूम के चेंज होने से हर एक की कंसंट्रेशन भी बदली, पर उसको कल वाले मेथड से नहीं निकालना, क्योंकि जो कल वाले मेथड में कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ा उसमें मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा था V is constant and I am adding or releasing the moles of something, and when I am playing with the moles keeping the volume constant, that is the effect of concentration जो कल आपने पढ़ा था। बोलो ये बात आपके दिमाग में गई है या नहीं गई? अब कराने लगाऊं लेट्स से लाइक दिस।
लेट्स से लाइक दिस, PCl3 प्लस Cl2 गैस फॉर्मिंग PCl5। चेक करो इस रिएक्शन का डेल्टा Ng क्या है, माइनस में -1 विच इज नेगेटिव। अगर मैं इसके लिए QC का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ PCl5 बाय वॉल्यूम अपॉन मोल्स ऑफ PCl3 बाय वॉल्यूम एंड मोल्स ऑफ Cl2 बाय वॉल्यूम। तो मुझे बताओ Q की डिपेंडेंस वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? डायरेक्टली। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये ना ट्रिक्स हैं बेसिकली क्वेश्चन को विद इन फ्यू सेकंड निकालने में, कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो Q वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वॉल्यूम घटेगा, Q बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड। वॉल्यूम बढ़ेगा, Q घटेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड। करेक्ट आंसर। अब यहां पे बताओ मुझे, अगर मैंने इस मिक्सचर का वॉल्यूम, अगर मैंने ये इक्विलिब्रियम एक बड़ी वॉल्यूम के फ्लास्क में अटेन किया तो क्या होगा? मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है, मैंने पूरे इक्विलिब्रियम मिक्सचर को पहली फ्लास्क से बदल के दूसरी फ्लास्क में डाल दिया और दूसरी फ्लास्क का वॉल्यूम ज्यादा है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। सो ऑन इंक्रीजिंग द फ्लास्क, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, Q will increase, therefore reaction will move in, बताओ क्या लिखूं? बैकवर्ड। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए बताओ what will happen to the shift position of equilibrium, whether for the new equilibrium reaction will have to move forward or backward if you increase the volume. चेक करो QC का एक्सप्रेशन, QC का एक्सप्रेशन देखो। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, यही सिखाना था। क्योंकि QC जब आप लिखोगे तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, मोल्स ऑफ NO बाय वॉल्यूम का स्क्वायर, मोल्स ऑफ N2 बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ O2 बाय वॉल्यूम। चेक करो V की कौन सी पावर पे Q डिपेंड कर रहा है? कहने से वॉल्यूम रेज़ टू पावर 0, क्या वॉल्यूम पे डिपेंडेंस है Q की? नहीं ना। So for such reaction, if you increase the volume or decrease the volume, there will be no effect of, there will be no shifting either in forward or backward. Because what is delta Ng for this reaction? What is delta Ng? 0. तो जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng 0 होगा, उस पे वॉल्यूम के, फ्लास्क के वॉल्यूम को बढ़ाने का या घटाने का इफेक्ट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? बोलो। सो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन वेयर one of the component is gas, QC is inversely proportional to volume if delta Ng is positive, QC is directly proportional to volume if delta Ng is negative, and QC does not depend on volume when if delta Ng is 0. बच्चों बताओ डाउट क्लियर है या नहीं? यहां तक किसी को कुछ पूछना? रिएक्ट तो कर दिया करो, हाँ भी समझ में आ गया या नहीं, कुछ डाउट है? अब स्पेशल केस जो मैंने यहां पे डाइल्यूशन वाला पॉइंट बता रहा हूं, मान लो मैंने किसी सॉल्यूट को
सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व किया और इससे मेरे को कुछ प्रोडक्ट मिला P1 प्लस P2। और यूजुअली क्वेश्चन में हर बार सॉल्वेंट इज वाटर, और जब भी वाटर सॉल्वेंट होगा ना, ये क्वेश्चन जेई एडवांस के लायक आप। अगर सॉल्वेंट वाटर है, अगर वाटर को आप एज ए सॉल्वेंट ले रहे हो ना बच्चों, तो फिर वाटर को अगर आप सॉल्वेंट ले रहे हो तो आप वाटर के लिए सिंबल लगाओगे लिक्विड, और तब आप इसके लिए जब QC या KC का एक्सप्रेशन लिखोगे ना, आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ P1 कंसंट्रेशन ऑफ P2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि लिक्विड के लिए तो हम 1 रखते हैं ना, जब ये वाटर लिक्विड है उसके लिए तो 1 रखना। जब भी कभी कोई सॉल्यूट पानी में डिसॉल्व किया, यानी कि वाटर रिएक्टेंट साइड में लिखा है, मतलब वाटर सॉल्वेंट है, और अगर कोई सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व करके कुछ प्रोडक्ट बना, तो ध्यान से समझनी ये बात, तब आप ये बोलोगे कि यहां पर जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी QC के एक्सप्रेशन में कहीं नहीं आएगी। तब आप इस कंसंट्रेशन को क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ P1 बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ P2 बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, जो भी आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया, जो भी। तो मुझे बताओ यहां पर QC की वैल्यू वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर उन्होंने कहा कि हमने पानी मिला के डाइल्यूट कर दिया, जब आपने पानी मिलाया, पानी की क्वांटिटी बढ़ गई, तो बच्चे पता क्या करते हैं? सुनो ध्यान से, वाटर ऐड किया, रिएक्टेंट बढ़ा दिया। तो कल वाला पहला पॉइंट जो था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, वहीं पे सारा आंसर गलत। पता चला क्या गलती नहीं करनी, ये जो मैंने बोला, वाटर बढ़ा दिया, वेट वेट वेट, वाटर रिएक्टेंट है। अगर वाटर रिएक्टेंट है और क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चलेगी, ये नहीं करना। और अगर आप ये सोच रहे हो वाटर तो लिक्विड है, वाटर तो यहां कहीं एक्सप्रेशन में आ भी नहीं रहा, तो जो मैंने कल पढ़ाया था वाटर के कारण तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा सर, तब भी आपका क्वेश्चन गलत। आप ये कैसे भूल रहे हो? जब किसी सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया और जब आपने पानी मिलाया, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, आपने पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ दिया, सबकी कंसंट्रेशन घट गई, सबकी कंसंट्रेशन घट गई। बेसिकली आपने डाइल्यूट करके इसकी कंसंट्रेशन भी घटा दी, इसकी भी घटा दी, इसकी भी घटा दी। इसलिए क्यू पर तो चेंज जरूर आएगा बच्चों, पानी के डालने का इफेक्ट आ गया, भले पानी की कोई टर्म यहां इन्वॉल्व नहीं है क्यू में, पर पानी का रोल भूलो मत, सॉल्वेंट का वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, क्योंकि मेरे ये भी प्रोडक्ट एक्वस फेज में है। अब अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बढ़ रहा है, यानी कि आप पानी मिला रहे हैं। अब बताओ, अगर आपने पानी मिलाया तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, ये नंबर बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, सबकी कंसंट्रेशन घट गई। और अब अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मैं नेट वॉल्यूम की डिपेंडेंस देखूंगा क्यू की वॉल्यूम के साथ। अब बताओ डाइल्यूट करने से क्या होगा? डाइल्यूट करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? डाइल्यूट करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्यू घटेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। So by increasing the volume of water, undoubtedly no term of water is present in Q term, but still on dilution, by adding water, volume of reaction mixture increases. Therefore, Q will decrease and reaction will proceed in
फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं इस पे एक बड़ा बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं। ये क्वेश्चन अपनी शीट में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में है कहीं। मुझे यहां नहीं मिल रहा, किसी बैच की शीट में तो था। इधर क्या कहा? बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ H2 कॉमा अनडाउटेडली नो टर्म ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन QC। QC में वाटर टर्म भले ही नहीं है, बट स्टिल मैं भूल गया। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे अगर किसी और बैच की शीट में दिखेगा मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा। बट इन शॉर्ट ये हमेशा ध्यान में रखना, जब भी वाटर एज ए सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने का इफेक्ट है डाइल्यूट करना, और डाइल्यूट करने पर Q का इफेक्ट वॉल्यूम के साथ आपने सोच समझ के करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपको यहां पे एक क्वेश्चन लिख के दिया हुआ था, ऐसा वाला, आप इस एग्जांपल से देखना ये क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड आर मिक्स्ड इन ए वेसल if at equilibrium .6 mole of ethyl ethanoate are formed, find equilibrium constant for above reaction। ऐसे ठीक कर रहा हूं। CH3 COO C2H5 C2H5OH। बहुत सही क्वेश्चन। और ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको मैंने शीट में मना किया था कि मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। ये आज बारी है उस क्वेश्चन की जो कुछ दिन पहले आपने मेरे से पूछा था, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 G1। कुछ लोगों ने ग्रुप में पोस्ट किया था, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 G1। बच्चों ये देखो, उन्होंने बोला कि 1 मोल इथेनॉल है और 1 मोल इथेनोइक एसिड है। दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेनोइक एसिड। इनको मिक्स किया, तो मुझे चेक करके बताओ
जिस समय मैं इनको मिक्स कर रहा हूं उस समय मेरे पास ये कितने हैं, उस समय मेरे पास ये कितने, अगर ये 1 मोल स्टार्टिंग में मैंने इनमें मिक्स किया, बर्तन के अंदर मैंने इन दो से लेके मिक्स किया, उस समय ये कितने हैं, 0। यानी कि रिएक्शन में इससे स्टार्ट किया है, इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन को ऐसे लिख के करना चाहिए था। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज। ऐसे लिखना चाहिए मुझे रिएक्शन। अब अगर मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं और इसका 1 मोल ले रहा हूं, बेसिकली मुझे जो आपको सिखाना है, अगर इसके x मोल डिसोसिएट हुए, इसके भी x मोल डिसोसिएट होंगे 1:1 रेशो में, तो इसके कितने कितने मोल बनेंगे, x एंड x, मानते हो या नहीं, x मोल इसके, x मोल इसके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इसको बोलते हैं एस्टर, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल। अगर ये x मोल बना, ये x मोल, ये 1 माइनस x, ये 1 माइनस x, मुझे ये बताओ क्या मुझे सिर्फ 1 नहीं रखना चाहिए, वाटर लिक्विड, बोलो, वाटर तो लिक्विड है ना, वाटर लिक्विड है, इसे 1 रखना चाहिए। आप ध्यान से सुनना, देयर इज ए ट्विस्ट। आपको उन्होंने क्या बोला, 0.6 मोल इथाइल इथेनोइड के बने, अगर इसके 0.6 मोल इथाइल इथेनोइड के बने, इसका मतलब इसके भी 0.6 मोल बने, बोलो यस और नो। अगर इसके 0.6 मोल, इसके भी तो 0.6 बने ना, इसका मतलब इसके 0.4 मोल और इसके 0.4 मोल बचे। अब मुझे ये बताओ, क्या सॉल्वेंट, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो क्या इनके कंपैरिजन में ये एक्सेस में है, या इसकी क्वांटिटी इनके कंपेरेबल है? क्या मैं 0.6 नंबर को, क्या 0.6 को 0.4 के सामने इग्नोरेबल मान सकता हूं? मतलब क्या मैं इनको इग्नोरेबल मान सकता हूं इसके सामने? क्या मैं इसको इसके सामने इग्नोरेबल मान सकता हूं? जब वाटर की क्वांटिटी बाकी कंपोनेंट के कंपेरेबल है ना, वो ये मैसेज है, वाटर इज नॉट टेकन इन एक्सेस। और सॉल्वेंट की डेफिनेशन है समथिंग टेकन इन एक्सेस। वाटर हियर इज नो मोर सॉल्वेंट, एंड इफ वाटर इज नो मोर सॉल्वेंट यू कैनॉट रिमूव इट। क्योंकि किसी लिक्विड के लिए इसकी क्वांटिटी को, एक्टिव मास को 1 तभी रखना जब उसका या तो वो सॉल्वेंट हो या वो प्योर लिक्विड हो। अगर प्रोडक्ट में वाटर की क्वांटिटी कुछ इस तरीके से बन रही है कि जो इनके कंपेरेबल है, यू हैव टू काउंट इट, बिकॉज इट इज नॉट ए सॉल्वेंट, इट्स नॉट टेकन इन एक्सेस। इसलिए आपको ये सॉल्व करते वक्त 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.4 इंटू 0.4 करके सॉल्व करना पड़ेगा। कितना बन जाएगा, 9/4। और अगर मैंने इस रिएक्शन का पूछा आपसे, तो बताओ इसी रिएक्शन के लिए तो K मिल गया, तो इसका K कितना बताओगे आप? 4/9। और अगर आप इसे 4/9 लिख रहे हो ना, इसका मतलब आप वाटर को काउंट कर रहे हो। और वाटर ये बन गया सॉल्यूट, ये बन गया सॉल्वेंट। किसी चीज को पानी में घोला, पर रियलिटी में यहां पानी में नहीं घोला, ये सॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूट के अगर बराबर होगी, हाउ कैन यू से इट इज अ सॉल्वेंट? खुद बताओ, अगर ये भी 0.6 मोल, ये भी 0.6 मोल, how can you dare to call this as a solvent? Because solvent is something which is taken in excess. Here solvent की quantity solute के comparable है, you cannot call it as a solvent. बोलो ये बात समझ में आई या नहीं? इसलिए वाटर की क्वांटिटी कब काउंट करनी पड़ेगी? जब वाटर सॉल्वेंट की तरह रोल प्ले नहीं करेगा। वो कैसे पता लगेगा? जब वाटर की क्वांटिटी उसके साथ वाले कंपोनेंट, जिसके साथ प्लस में लिखा जा रहा है, उसके साथ उसकी क्वांटिटी कंपेरेबल है, वो बाकी कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में कंपेरेबल अमाउंट में।
तब आप बोलोगे कि भाई वाटर को काउंट करना पड़ेगा। बोलो ये बात समझ में लगी या नहीं लगी? अगर मैंने किसी क्वेश्चन में ऐसे बोला ना, ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता, 1 मोल एस्टर इज मिक्स्ड इन 50 लीटर वाटर। 50 लीटर वाटर की डेंसिटी आपको मालूम है 1 ग्राम पर ml। अगर 50 लीटर पानी है, बताओ पानी कितने ग्राम हुआ? बता सकते हो पानी कितने ग्राम हुआ? अगर 1 लीटर वाटर, अगर एक वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और आपने 50 लीटर पानी ले लिया या 20 लीटर पानी ले लिया, तो 20,000 ग्राम, 50,000 ग्राम, 20,000 ग्राम, 50,000 ग्राम, जितने लीटर ले रहे हो, उस वक्त वाटर के मोल क्या इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे? तब वो हिंट होगा कि वाटर सॉल्वेंट है, उसे इग्नोर करो। समझे मेरी बात? तब वाटर इग्नोरेबल होगा, क्योंकि अगर इसके मोल एक्सेस में है, यानी कि वाटर ही वाटर है पूरे सोल्यूशन में, वी विल ट्रीट लाइक वाटर इज लाइक प्योर, दे आर नेग्लिजिबल। एंड इफ दे ऑल आर नेग्लिजिबल मींस वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, एंड फॉर प्योर वाटर वी शुड नॉट काउंट हियर। बोलो ये बात समझ लगी या नहीं? ये क्वेश्चन एडवांस में बनेगा फिर ऐसा, क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था ना लिक्विड और सॉलिड के एक्टिव मास को 1 रख के, मैंने तब आपको बोला था कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हमें वाटर को काउंट करना पड़ता है, लिक्विड को। पता नहीं ये लाइन आपको याद है नहीं, पर मैंने बोली जरूर थी, रिकॉर्डिंग में देख लेना। जिस समय वाटर की क्वांटिटी बाकियों के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा हो, कहीं ज्यादा, मतलब वाटर सॉल्वेंट है, यानी कि दे ऑल आर इग्नोरेबल। एंड इफ दे ऑल आर इग्नोरेबल, this reaction mixture is no more a mixture, it's like a solvent pure, and for pure water we count its active mass 1। फिर आपको इन्हीं को K के एक्सप्रेशन या Q के एक्सप्रेशन में रखना है, तब आप इसे इग्नोर करते हैं। अब आप G1 ट्राई करो खुद। So with this I'm going to end up the class. Thank you so much.